नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे गाना है ये। इस गाने के तनाजुर में आपको एक खबर बताएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्त आ गई। मौकफ क्या था, दरखास्त क्या है, ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि रावलपिंडी में पीटीआई का जलसा हो रहा है। उसी जलसे के तनाजुर में आपको ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद में जलसे रेगुलेट करने का कानून जो है वो मंजूर हो गया। सदर ने दस्तखत भी कर दिए। यानी सारे पाकिस्तान में तहरीर और तकरीर की आज़ादी है, जलसे जुलूस की आज़ादी है, एहतजाज की आज़ादी है। इस्लामाबाद में नहीं करना। इसकी तफसील पे बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि उमर अयूब की छुट्टी क्यों हुई। एक दूसरे जो रहनुमा हैं रऊफ हसन, उनको कौन नापसंद करता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा और एक धमाकेदार मामला है। वो मामला है इमरान खान के हवाले से द टाइम्स ऑफ इज़राइल में छपा हुआ एक ब्लॉग, मजमून कह लें। उसमें ये कह दिया गया है कि इमरान खान ही इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त आदमी है। लेकिन उसमें यह खबर भी बताई गई है कि किस तरह से पैगामात भेजे गए हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की जानिब। पहले आपको 190 मिलियन पाउंड केस का अहवाल बता देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। आज उस फैसले के तनाजुर में जो नैब के वकला थे, जब ये केस की समाअत हुई, जस्टिस नासिर जावेद राना हैं नैब कोर्ट के, तो उनकी अदालत में जब समाअत का आगाज़ हुआ तो नैब के वकला का ये कहना था कि माफ़ कीजिएगा, पहले पीटीआई के वकला ने जो है एक दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त से पहले इमरान खान ने वो जो कहते हैं मैं शिकायतें नहीं करता, उन्होंने कुछ शिकायत की। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों से बात कराने में ज़रा मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात दूर होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। फिर उन्होंने कहा मुझे लोशन नहीं दिया जाता चेहरे पर लगाने के लिए, और मुझे डंबल नहीं दिए जा रहे एक्सरसाइज के लिए। बहरहाल पता नहीं जज साहब ने क्या कहा, क्योंकि वो आवाज़ हम तक नहीं पहुंची, तो और वकला ने भी नहीं बताया। लेकिन साथ ही पीटीआई के वकला ने एक दरख्वास्त दायर कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब वो चूँकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह चुकी है कि ये नैब तरामीम जो है वो वो जायज़ हैं, तो इसलिए ये अदालत इमरान खान को बराह रास्त बरी कर दे। नैब के वकला ने जज साहब को कहा कि जी इनको तो ये कहना चाहिए कि इस अदालत का भी इख्तियार समाअत नहीं रहा। देखिए ना, एक जुर्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस जुर्म का कोई तज़किरा नहीं किया कि ये इस जुर्म को ख़त्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो नैब तरामीम है वो दुरुस्त हैं, क्योंकि नैब तरामीम में ये कहा गया है कि 50 करोड़ से ऊपर का केस जो है वो नैब करेगी। और उसके अलावा जो नीचे की करप्शन है वो भी डिस्क्राइब कर दिया गया है कि कौन कौन से महकमे वो कर सकते हैं, कितने की करप्शन कौन सा महकमा करेगा। तो ये सारे मामला जो हैं वो, उसके बावजूद उन्होंने ये कह दिया कि जनाब वो एक गाना था 70s की फिल्म का, वो मैंने वो फिल्म भी देखी हुई है, एक बड़ी अच्छी हीरोइन थी गालबन, माला बेगम ने गालबन गाया था, और हुस्ना बेगम थी या कुछ और नाम था उनका खातून का, वो बड़े हीरोइन थी। वो गाना उन पर था, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। खान साहब गुज़िश्ता रोज़ भी कह रहे थे कि मैं तो इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। आज बरियत की दरख्वास्त दे दी। वकला से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा पीटीआई के वकला से कि खान साहब की विल पर यह दरख्वास्त दी है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जब मरीज़ जाता है तो क्या मरीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से दवा खा सकता है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा भी बस यूँ ही समझिए कि ये डॉक्टर की एडवाइस है, और हमने खान साहब को एडवाइस दी और खान साहब ने इजाज़त दी इसकी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इस बात पे तो राज़ी है कि बरी करा लिया जाए। बरियत होनी है या नहीं होनी है, अब इसका फैसला मंगल के रोज़ होगा, क्योंकि समाअत 9 सितंबर तक चली गई है। ताहम ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है। इनके साथ एक और मामला भी जुड़ा हुआ है, वो जो 3 अरब 18 करोड़ वाला हार है, जिसको इमरान खान 1 करोड़ 80 लाख का कहते हैं। वो मामला भी वो एहतसाब अदालत नंबर 2 को मार्क हो गया नैब की जानिब से, तो अब वो समाअत उसकी भी है पीर के रोज़, तो उसके बारे में भी फैसला होगा कि उसका क्या बनेगा। तो अब इस पर लेकिन अब इमरान खान ने आज ये कहा कि लोग जलसे के लिए निकले। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं मुल्क और कौम की लड़ाई है, मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो आराम से यहाँ बैठा हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। बाकी बच्चे बाहर रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनकी दौलतें बाहर पड़ी हैं, तो ये लोग बाहर चले जाएंगे, मैं तो इधर ही रहूँगा। बच्चे इमरान खान साहब के भी बाहर हैं, बाकी नवाज शरीफ साहब के बच्चे बाहर हैं, आसिफ जरदारी के बच्चे इधर ही हैं। एक बेटी है, उनकी शादी हो गई है, तो वो दुबई में रहती है। दूसरी बेटी एमएनए है,
बेटा भी MNA है। बहरहाल जलसा तो होगा। अभी कुछ देर पहले हमारे कॉलीग रिपोर्टर्स बता रहे थे कि वहाँ लोगों की अच्छी खासी तादाद है, जलसा भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन रात को क्या सूरत हाल होती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से एक कानून मंजूर कर दिया गया था कि ना भाई ना, सिर्फ इस्लामाबाद में आपको जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं है। वो कानून के मुताबिक इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में मंजूर कराया था, उसके बाद फिर कौमी असम्बली में चला गया। को मूवर थे सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उसमें इस्लामाबाद में जलसे जुलूस, रेड जोन में तो जलसे जुलूस की और एहतजाज की ममानियत कर दी गई है उस कानून के तहत। बाकी इस्लामाबाद में भी ये कह दिया गया है कि वो मखसूस जगह है, वो संगजानी के आसपास जो जगह अब दे दी गई है। पहले संगजानी के पास एक और गांव में दी गई थी, अब जो है वो पुरानी मवेशी मंडी, जहाँ मवेशी मंडी लगा करती है हर साल, अब वो जगह दे दी गई है। वहाँ PTI तैयारी कर रही है। तो बस जलसे जुलूस वहीं होंगे और कोई एहतजाज नहीं हो सकेगा। जो लिख कर दिया है उसी पर अमल करना पड़ेगा और इंतज़ामिया की इजाज़त ज़रूरी होगी इस कानून के मुताबिक ये है, और गज़ट नोटिफिकेशन भी इसका हो रहा है। अब देखिए PTI कल क्या करती है, क्योंकि PTI तो ये तासुर दे रही थी कि पता नहीं कोई बड़ी दबा चौकड़ी होगी और कुछ मस्त कलंदर हो जाएगा, दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन PTI के अपने मामला ठीक नहीं है नाज़रीन। आज उमर अयूब खान ने एक बार फिर इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी सेक्रेटरी जनरल के उहदे से। उन्होंने कहा जी मैंने 22 जून को दिया था, खान साहब आपने बड़ी मेहरबानी की, मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था, लेकिन मैं अब नहीं कर सकता और मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर जिम्मेदारी अदा करता रहूँगा। इतला ये है नाज़रीन कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं वो भी उमर अयूब को नापसंद करती हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो उनके नज़दीक हैं वो ये प्रोपेगेंडा भी करते हैं और वो ये लोगों को बावर भी कराते हैं, इमरान खान को भी बावर कराते हैं कि उमर अयूब हों या दीगर क़यादत, वो इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम नहीं करें और वो उनको रिहाई के बजाय अपनी दुकान चला रहे हैं। और इसी वजह से उस वक्त भी उनके ऊपर प्रेशर भी आया था, अलीमा खान ने भी ऐलान दिया था उमर अयूब का गालबन। तो उस तनाजुर में उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन अब बहरहाल अब तो मंजूर करने का फैसला कर लिया गया। अब नया सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा ये तो बात देखने की बात है, लेकिन ये एक ओहदा नहीं है। इनके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब का भी मक्कू ठप दिया गया है पार्टी में। ये जो चार्ज ग्रुप है PTI का, वो कर वो भी कुछ नहीं रहा, लेकिन वो ओहदेदारों को हटवाना चाहता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब रऊफ़ हसन पार्टी मौक़िफ़ ठीक से बयान नहीं कर रहे। रऊफ़ हसन जब वापस आए हैं, जब अपने मुकदमात भुगत के, तो मुकदमात तो उनके जारी हैं। तो इतलात हैं ज़राए ये कहते हैं कि रऊफ़ हसन ने ये कहा था कि जहां हम खड़े हैं इससे एक स्टेप पीछे आकर बयानिया होगा तो मैं आगे साथ चलने पर तैयार हूँ। इस बयानिए के जिम्मेदारियाँ निभाता रहूँगा, क्योंकि ये जो बयानिया है ये ठीक नहीं है। तो उनको कह दिया गया कि इस्तीफ़ा दे दें। उनके खिलाफ भी वही ग्रुप सरगर्म है जो बुशा बीबी के करीब है, कुछ लोग अलीमा खान साहबा के करीब हैं। अब शेख वकास अकरम का नाम लिया जा रहा है कि वो नए सेक्रेटरी इत्तलात होंगे, हो सकता है वही नए सेक्रेटरी इत्तलात हों, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शेख वकास अकरम पंजाब की सदारत लेने में इंटरेस्टेड है हमाद अजहर की जगह। बहरहाल अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन PTI में रफ्ता रफ्ता वो कुछ हो रहा है जिसकी 6 महीने पहले 3 महीने पहले हमने भी पेशेनगोई की थी, किसी और ने भी की थी, क्योंकि इमरान खान अंदर हैं और बाकी लोगों की ये कोशिश है कि वो अंदर ही रहें। चलिए उनकी मर्जी है, वो अंदर रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन अब मामला है, असल मामले की जानिब आते हैं नाज़रीन। एक आर्टिकल कल छपा है द टाइम्स ऑफ इसराइल में। वो एक ब्लॉगर हैं माफ़ कीजिएगा, उनका ताल्लुक़ है यूक्रेन से। उनका नाम है एनियोर बशीरोव। वो उनका मजमून कह लें वो छपा है द टाइम्स ऑफ इसराइल में, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का तारीख़ी तनाज़ुर जो है वो मसला कश्मीर पर, मसला फ़लस्तीन पर वो भी बयान किया। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसी होती है, क्या है पॉलिसी, वो सब बयान किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा चीज़ें उस आर्टिकल में लिखी। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो बैकग्राउंड है वो लंदन में जिस तरह रहे हैं, जिस तरह मूव करते थे वो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल में, तो वो सर्किल उनको पाकिस्तान और इसराइल के लिए ताल्लुकात बनाने का बेहतरीन मामला है, वो हो सकता है। और ये उस वक्त भी उन्होंने उनका मौक़िफ़ जो था वो इमरान खान का भी, जब वो हुकूमत पे थे तो यही था कि जी मसला फ़लस्तीन को हल होना चाहिए,
اور لیکن پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا جو تعلق ہے گولڈ اسمتھ سے یا جمامہ خان سے ابھی بھی تعلق ہے. ان کے بچوں کی اہلی ماں ہیں، ان کی سابقہ اہلیہ ہیں، گولڈ اسمتھ خاندان سے ان کے روابط ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے اسرائیلی قیادت کو پیغامات بھجوائے گئے تھے. گولڈ اسمتھ خاندان کا اسرائیل کی حکومت میں کافی اثر ہے، تو ان کے ذریعے پیغامات بھجوائے گئے تھے دوستی کے. اور یہ ایک بڑا الزام ہے. عمران خان نے آج باقی سب باتیں کی جیل میں میڈیا ٹاک کے دوران، اس بیان پر کوئی گفتگو نہیں کی، حالانکہ یہ اس وقت تک آ چکا تھا اور انہیں علم بھی ہو گیا ہوگا. لیکن اس پر انہوں نے کوئی رائے دہی نہیں کی. دیکھتے ہیں منڈے کو کچھ کرتے ہیں یا نہیں. لیکن میں آپ کو ذرا ایک اور بات بتا دوں جو اس سے پہلے شاید آپ کو کسی نے نہیں بتائی. مسئلہ فلسطین جب پیدا ہوا تو پاکستان کا جو موقف تھا، پاکستان کا موقف یہ تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک غاصب ریاست ہے. اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے تاریخی تناظر اس کا یہی ہے کہ یہودیوں نے زمینیں خریدی فلسطینیوں کے ساتھ اور پھر فلسطینیوں سے مختلف بانوں سے، اور پھر اس کے بعد وہ زمینیں ڈونیٹ کر کے ایک ملک کریٹ کر دیا. ملک ایسے نہیں بنا کرتی. یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا میں کوئی ملک اس طرح وجود میں نہیں آ سکتا کہ لوگ زمینیں خریدیں اور الاٹ کر دیں. ملک بنانے کے لیے کچھ اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان یہ پہلے تسلیم ہی نہیں کرتا تھا. پاکستان فلسطین کی آزادی کی بات کرتا تھا. پھر رفتہ رفتہ جب یہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بھی وہی ہے اسی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ فلسطین پر پاکستان کا موقف ہے. تو یہ بہت لمبے عرصے کہا جاتا رہا. پھر اس کے بعد ہم نے اچانک جب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت ہم نے ایک تبدیل شدہ موقف سنا. میں نے اور میرے ایک دوست ہیں عیسیٰ نقوی ایک ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں اور ڈپلومیٹک بیٹ کے بہت ہی اعلیٰ رپورٹر ہیں. ہم نے یہ سوال اٹھایا بارہا دفتر خارجہ میں کہ پاکستان نے یہ موقف کب اپنایا. اس وقت ہم نے تو بچپن سے یہ سنا تھا کہ ون اسٹیٹ سولوشن موقف ہے، یعنی وہ فلسطین کی ریاست بحال کی جائے اور اسرائیل کی کوئی ریاست نہیں ہے، یہودی غاصب ہے، صہیونیت غاصب ہے، اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے. پھر ہم نے اس وقت پہلی بار یہ سنا تھا کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن لیا جائے، اور 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ تیار ہے. یہ ہم نے پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا جی پاکستان کا یہ تاریخی موقف ہے. دفتر خارجہ نے کہا، ہم نے کہا ہمیں بھی بتا دیں کہ یہ تاریخی موقف کب وجود میں آیا، لیکن نہیں بتایا گیا تھا. تاہم پھر اس کے بعد جب حکومت تبدیل ہوئی تو چونکہ حکومتیں جب ایک موقف اپنا لیا کرتی ہیں تو پھر اس کو تبدیل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان نے یہ کہا کہ افواج جو ہیں فلسطینی بھی اور بلکہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ پری 1967 جو ہے وہ اس پہ پوزیشن پر چلی جائیں. پری 1967 پوزیشن پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی ریاست بحال ہو جائے گی. تو پاکستان کا جو وہ تاریخی موقف ہے وہ اس پہ ایک حد تک جڑا ہوا ہے. دوسرا جو امینڈڈ موقف جو عمران خان کے زمانے میں آیا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا، وہ البتہ اب اس میں ایمبیڈڈ ہے. تو لیکن یہ تناظر ہم نے کہا کہ آپ کو بتا دیں. اور اب وہ ذمہ داری عمران خان کی ہے. میں کوئی الزامات عائد نہیں کرتا. مولانا فضل الرحمان ان کو کہا کرتے تھے یہودی ایجنٹ، ان کی پارٹی کہتی تھی اور بھی جماعتیں کہتی ہیں. میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ پکارا جائے. لیکن یہ ایک بڑا ضروری معاملہ ہے. اس پہ اب پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو خود ایک وضاحت دینا ہوگی. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ بہت ڈیمیج جو ہے وہ یہ اس ٹائمز آف اسرائیل میں مضمون چھپ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اور وہ بھی یوکرین کی ایک خاتون کا مضمون جو یوکرین کی بلاگر ہے. تو اس کا تو کوئی طرح اس مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ وہ نون لیگ سے ہے، نہ وہ اے این پی سے ہے، نہ اس کا تعلق مولانا فضل الرحمان یا کسی اور ایسی جماعت سے ہے جو نون لیگ جو پی ٹی آئی کے مخالف ہو. تو اس پر پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہیں گے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آپ بھی انتظار کیجیے، میں بھی انتظار کرتا ہوں. خدا حافظ.